हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और अपनी जो जीके की नॉलेज है एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ को काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे, जो कि हमारी अब 70वीं क्लास हम अपलोड करने जा रहे हैं। सॉरी, लास्ट क्लास में हमने ऐसे जब बताया था कि हमारी कौन सी क्लास है तो हमने 15वीं क्लास बोल दिया था, और जबकि हमारी 16वीं क्लास थी। चलिए कोई बात नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उसमें जब थंबनेल लगता है तो उसमें पता ही चल जाता है कि ये कौन सी क्लास है। और आप अपनी वीडियोस को कंटिन्यू रखें, और जो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो वो हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें और अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को सीरीज़ को कंप्लीट करें। चलिए हम आज की क्लास के बारे में शुरू करते हैं। लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, जैसा कि हम सारी क्लासेस में अपना रिवीजन करते हैं और उसके बाद ही नया टॉपिक शुरू करते हैं, नई क्लास का शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं। चलिए हम पिछली 16वीं क्लास के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे कि जो मौर्य साम्राज्य है उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने सबसे पहले उसका स्थापना की थी। वह मौर्य वंश का संस्थापक था और प्रथम सम्राट था। और उसके बाद बिंदुसार, अशोक और वृद्धरथ अंतिम शासक था। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, जो जिसके तीनों नाम हैं, अपने प्रधानमंत्री की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी, घनानंद को मारकर, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। और उसने फिर धीरे धीरे करके अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया और सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराकर उनकी पुत्री कार्नेलिया से विवाह किया चंद्रगुप्त ने। और उसके बदले में उसे 4 प्रांत भी मिले, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। और उसके बाद रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे हमें जानकारी मिलती है कि ये संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है और चंपू शैली की गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा है। रुद्रदामन अभिलेख में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। मैगस्थनीज का जिक्र भी हमने किया था कि वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इंडिका बुक की उसने रचना की थी। जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके जो दीक्षा देने वाले गुरु थे वो भद्रबाहु थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक की शरणबेलगोला में जैन विधि जो संलेखना पद्धति है उसके द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया था। फिर हमने कुछ मैगस्थनीज के बारे में किया था कि मैगस्थनी जिक्र किया था। मैगस्थनीज ने राजा कैसे रहता था, उसकी जो सुरक्षा है वो कैसे कैसे थी, कैसे वो उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती थी, किस तरह से उनकी सुरक्षा के लिए खाने को पहले चखा जाता था, एक ही कमरे में 2 रातें नहीं बिताता था, ऐसे करके उनकी सुरक्षा के बारे में काफ़ी बखान किया था। फिर हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ा था कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और 298 BC में वो सम्राट बना। उसका अन्य नाम शत्रु विनाशक, अमृतघात है। और भद्रसार उनको कहा जाता है वायु पुराण में, सिंहसेन जैन धर्म में कहा जाता है, और 16 राज्यों का विजेता उनको बौद्ध धर्म के विद्वान तारानाथ ने कहा है। और आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे वो, और जिस संप्रदाय के अनुयायी थे उसके संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल हैं। इस तरह से हमने बिंदुसार के बारे में भी डिस्कस करते हुए फिर अशोक के बारे में डिस्कस किया कि जो अशोक है वो 304 BC में उनका जन्म हुआ। 273 BC में से लेकर 232 ईस्वी तक उन्होंने साम्राज्य को संभाला। 269 BC में मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना था, और उनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रांगी था, जो बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान के अनुसार मिलता है इसका प्रमाण। और अशोक के अन्य नाम क्या क्या थे, उनकी लिपि को पढ़ने में किसने सफलता हासिल की, और जो अभिलेख लिखने की प्रेरणा है उनको कहाँ से मिली, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था।
अब हम डिस्कस करते हैं आज की क्लास के बारे में। जो हमारा अशोक का टॉपिक है वो थोड़ा अधूरा रहता था, उसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं जो हमारा रह गया था। अब हम अशोक के बारे में बात करते हैं। अशोक का प्रारंभिक धर्म जो था वो था ब्राह्मण धर्म। प्रारंभिक धार्मिक जीवन में उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मण धर्म को अपनाया। महावंश में बताया गया है इसके बारे में। और जो राजतरंगिणी पुस्तक है उसमें बताया गया है कि अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। और बौद्ध साहित्य और अहरोरा लेख में निर्ग्रोध से उनको उपदेश सुनकर जो बौद्ध धर्म की शिक्षा मिली कि बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा मिली थी। और जो निग्रोध उनका भतीजा था। बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त बौद्ध भिक्षु से उनको मिली थी। और बौद्ध तीर्थों की यात्रा को कैसे कैसे की और कौन से समय में की, तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उन्होंने बोध गया की यात्रा की थी और 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा की थी और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक ने वृहद स्तर पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया और उसके लिए उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था और पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका सिलोन भेजा था। बौद्ध धर्म की जो संगति है, तृतीय संगति, पाटलिपुत्र में अशोक के समय में ही आयोजित की गई थी और जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे। जैन धर्म के लोगों को भी काफ़ी सम्मान मिलता था इनके दरबार में। कोई भी धर्म ऐसा नहीं था जिस धर्म के लोगों को अशोक के दरबार में सम्मान न मिलता हो, जबकि उन्होंने खुद भी कई धर्मों का अनुगमन किया है, कई धर्मों को अपनाया है। जैसा कि अभी हमने बताया प्रारंभिक में वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, फिर उन्होंने प्रमाण मिलता है कि शैव धर्म को भी अपनाया था और बौद्ध धर्म के भी वो अनुयायी रहे और काफ़ी प्रचार में उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी मेहनत की। अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा महेंद्र पुत्र को श्रीलंका में भेजा और 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। इस तरह से देखा जा सकता है कि उन्होंने किसी भी धर्म को नेग्लेक्ट नहीं किया, सभी धर्मों का सम्मान किया और सभी धर्मों के लोगों को भी सम्मानित किया। अशोक व आजीविक संप्रदाय। अब हम देखते हैं कि उन्होंने आजीविक संप्रदाय के साथ कैसा व्यवहार किया, उस धर्म के लोगों को मानने वालों के साथ कैसा व्यवहार किया। जैसे मखलीपुत्र गोसाल इसके संस्थापक थे। बिंदुसार इस धर्म को मानते थे। तो उसी तरह बिहार में बराबर की पहाड़ियों में उन्होंने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया अशोक ने। कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी, ये उन 4 झोपड़ियों के नाम हैं, उन 4 गुफाओं के नाम हैं जो बराबर की पहाड़ियों पर अशोक द्वारा बिहार में बनवाई गई थी। महिला महामात्रों का भी उन्होंने इंतज़ाम किया था कि महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने महिला महामात्र की नियुक्ति की थी। अशोक का धम्म। अशोक का धम्म मतलब एक तरह से धर्म उन्होंने कैसा अपनाया था, क्या उनके धर्म की विशेषता थी। अकबर का दीन इलाही धर्म, जो उनका धम्म था वो दीन इलाही था और ये ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ जीवन को बेहतर बनाने के लिए नियमों का एक संकलन था कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 11वें शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है कि उन्होंने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कौन से धम्म को अपनाया था, कैसे किस किस मार्ग पर चलकर, किस रास्ते पर चलकर उन्होंने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नियमों का संकलन किया था। इसका अर्थ है नैतिक नियमों की संहिता। कलिंग विजय। अब हम थोड़ा कलिंग विजय के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कलिंग विजय उन्होंने सिंहासन पर बैठने के 8वें वर्ष बाद की थी और 261 BC में 269 में उन्होंने सम्राट बने थे। वो 269 में सम्राट बनने के बाद 261 में BC में उन्होंने नंदराज राजा, जो कलिंग के राजा थे, उनको 8वें वर्ष हरा दिया था और कलिंग में काफ़ी मारकाट हुई थी
एक छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, बूढ़ों को, जवानों को, सबको मार काट मचा के ख़त्म कर दिया था। पूरे कलिंग साम्राज्य को तहस नहस कर दिया था। ऐसी विजय आज तक ना तो देखी गई है, ना ही देखी जाएगी। इतनी बुरी हालत कर दी थी कलिंग की जनता की कि अशोक के नाम से भी कांपने लग गई थी। कलिंग दक्षिण उड़ीसा का राज्य था ये, और मौर्य साम्राज्य लंबे समय से इसकी विजय करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई सम्राट इसको विजय नहीं कर पा रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कोशिश की, बिंदुसार ने भी कोशिश की, लेकिन फाइनली अशोक ने इस पर विजय प्राप्त की। लेकिन इतनी मारकाट मचने के बाद, इतनी जनता की हानि होने के बाद, लाखों लोगों की को मौत को घाट उतारने के बाद, जब अशोक ने उस मंज़र को देखा कि वहाँ पर महिलाओं को, उनके बच्चों को कितनी बुरी तरह से मार दिया गया है, तो अशोक का हृदय पिघल गया और दुखी होकर उन्होंने, हृदय परिवर्तन हो गया उनका दुखी होकर। और 13वें शिलालेख में से इसकी जानकारी मिलती है कलिंग विजय की। भेरी घोष के स्थान पर फिर उन्होंने धर्म घोष को अपना लिया। उनका हृदय परिवर्तन होने के बाद उन्होंने अपना धर्म को भी परिवर्तित कर लिया। उन्होंने शांति का मार्ग अपनाया कि इतनी मारकाट करने के बाद, इतनी जनता को मौत को घाट उतारने के बाद हमें क्या मिला? एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा, क्या करेंगे हम उसका? फिर उन्होंने हृदय परिवर्तन होने के बाद जब धर्म घोष को अपनाया तो उनकी काफ़ी सराहना की गई। अब देखते हैं हम कि जो उनके अभिलेखों की भाषा थी वो कैसी थी, क्या क्या कैसे उन्होंने अभिलेख लिखवाए और कहाँ कहाँ पर लिखवाए। तो जो अशोक है उसने अपने अभिलेखों के बारे में, जो उन्होंने काम किए, तो उसके बारे में काफ़ी स्थानों पर अभिलेख लिखवाए पत्थरों पर। आजकल जो भी कोई अपना कुछ छोटा मोटा काम करता है तो उसी का बखान समाचार पत्रों में या बोर्ड लगाकर या होर्डिंग लगाकर कर देते हैं, उसका प्रचार प्रसार काफ़ी मात्रा में करते हैं। लेकिन अशोक ने अपना प्रचार प्रसार तो किया, उस पर अपना नाम कभी भी नहीं खुदवाया। सिर्फ एक हिंट दे दिया करते थे कि ये किसने किया। फिर एक जगह राजस्थान में जब भाबरू अभिलेख में उन्होंने अपना नाम लिखवाया, तब जाके सारी नाम कनेक्ट हुए और तब पता चला। ग्रीक लिपि में लिखवाया गया था। ग्रीक में, जो तुर्की है आज के समय में, एशिया माइनर कहा जाता था उसको, वहाँ पर उन्होंने ग्रीक भाषा में लिखवाए। अफ़गानिस्तान में अरमाइक भाषा में अभिलेख लिखवाए, और पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में अभिलेख लिखवाए, और भारत में ब्राह्मी लिपि में अभिलेख लिखवाए गए। जो अशोक है उसने बुद्ध, ब्राह्मण और जैनों के बीच जो तनाव झेला था, अकबर के समय में वही तनाव हिंदू, मुसलमान और शिया सुन्नी के बीच था। तो ये दोनों ही महान सम्राट कहे जाते हैं, और दोनों ने ही अपनी परीक्षा में सफल होकर दिखाया। जो ये तनाव था इसको कम करके दिखाया, और इसीलिए इनको महान सम्राट कहा जाता है। इन महान सम्राट के, इन दोनों के बारे में जितना भी कहा जाए, जितना भी पढ़ा जाए, उतना ही कम है। लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा कंपैरिजन दिखा रखा है कि अशोक के समय में किस किस के बीच में तनाव ज़्यादा रहता था, और अकबर के बीच में किस किस में ज़्यादा तनाव रहता था, हिंदू मुस्लिम में, और मतलब मुसलमानों में भी, शिया सुन्नी में ज़्यादातर। और अशोक के समय में बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, इन तीनों के बीच ज़्यादा तनाव रहता था। लेकिन अशोक ने तीनों ही धर्मों को खूब प्रेफरेंस दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अशोक के ब्राह्मणों अभिलेख और इनके 7 लघु अभिलेखों के बारे में। जो अशोक का राजस्थान में ब्राह्मणों अभिलेख है, उसमें अशोक का नाम खुद को मगध सम्राट बताया, मगध सम्राट अशोक। तब जाकर उनके नाम, जैसे जेम्स प्रिंसेप ने इनकी लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की थी, तो उस तरह से उन सब नामों को कनेक्ट किया गया कि कहीं पर उनका नाम, कई तरह के उनके नाम सामने आए थे अभिलेखों में। जैसे ब्राह्मणों अभिलेख में तो उन्होंने स्वयं को मगध सम्राट कहा है, और जैसे पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। मास्करी गुर्जरा नेतू रे उड़े गोलाम लेख में उनका नाम अशोक कहा गया है। इस तरह से जब उनके राण्य अशोक, राजा अशोक, अलग अलग नाम मिले उनके, देव नाम, प्रियदर्शी,
जो ब्राह्मी लिपि में भारत में लिखा गया है। तो जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य, इस तरह से अलग अलग नामों को जब उनको कनेक्ट किया गया, जब भ्रातृ अभिलेख में मिला उनको ये नाम, तब जाकर उनको अशोक के सारे शिलालेखों के बारे में पता चला और तब उनको ये पढ़ने में सफलता हासिल हुई। अशोक के 7 लघु अभिलेख मिले हैं। रुमंदेई अभिलेख अफगानिस्तान से, कुशाम्बी अभिलेख यूपी से, टोपरा अभिलेख हरियाणा से, मेरठ अभिलेख यूपी से, रामपुरवा अभिलेख बिहार से, लोरिया नंदनगढ़ बिहार से, लोरिया रेराज बिहार से। तो इस तरह से अशोक के बाद के शासक ज़्यादा प्रभावी नहीं थे और अर्थात वे अशोक जितने ज़्यादा काबिल नहीं थे। तो धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा और पूरे भारत में फैला मौर्य साम्राज्य सिकुड़ने लगा था। उसके बाद परवर्ती मौर्य शासकों के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। लेटर मौर्य रूलर, हालांकि वो इतने काबिल नहीं थे, लेकिन थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है कि किस तरह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। अंतिम शासक वृहद्रथ था इस वंश का और सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 BC में इसकी हत्या कर दी गई। वृहद्रथ की मगध में शुंग वंश का प्रारंभ हुआ। और पतन के क्या क्या कारण थे? तो मौर्य साम्राज्य के पतन के सबसे पहला कारण है अयोग्य उत्तराधिकारी, कि जो अशोक के बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे वो इतने ज़्यादा प्रभावी नहीं थे और उनसे वो साम्राज्य छूटता चला गया। कि ये प्राचीन भारत में काफ़ी फेमस, मतलब एक वो थी तकनीक थी कि पहले जब कोई काफ़ी प्रभावी और आकर्षक राजा होता था, काफ़ी तेज़ प्रतापी राजा होता था, तो वो साम्राज्य को काफ़ी फैला लेता था। फिर जो उसके उत्तराधिकारी होते थे वो धीरे धीरे इतने योग्य नहीं होते थे तो साम्राज्य सिकुड़ जाता था। फिर कोई आगे आने वाली नस्लों में, पीढ़ी में काफ़ी प्रभावी फिर कोई राजा पैदा होता था, या कोई दूसरी पीढ़ी का या दूसरा कोई आके उसके ऊपर अधिकार कर लेता था और उनमें से कोई काफ़ी प्रतापी शासक होता था, तो फिर वो अपने साम्राज्य को फैला लेता था और पूरे भारत में साम्राज्य फैल जाता था। इस तरह ये फैलाव और सिकुड़न आपको बार बार देखने को मिलेगा। कभी मौर्य साम्राज्य में, कभी गुप्त साम्राज्य में, कभी मुगलों में, कभी किसी में, फिर अंग्रेज आ जाते हैं। इस तरह से जैसे कोई भी आया है तो उसका फैलाव और सिकुड़न एक, मतलब जो कहते हैं कि एक होनी कहते हैं कि वो तो होके ही रहेगी, होनी तो होएगी। तो वो उसी तरह से एक, मतलब रूल सा बन गया था कि कोई प्रतापी राजा आएगा तो वो अपने साम्राज्य को फैला लेगा और पूरे साम्राज्य पर राज करेगा। फिर धीरे धीरे उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो उतना अच्छे से शासन नहीं कर पाते तो साम्राज्य थोड़ा सिकुड़ जाता था। बाकी हिस्से पर जिसका पहले से साम्राज्य था, जिससे उन्होंने छीन लिया था, तो वो अपने उस साम्राज्य को छुड़ाते रहते थे और उस पर अपना अधिकार कर लेते थे। फिर कोई नया रूलर आता था जिसकी काफ़ी धाक होती थी और काफ़ी वो तेज़ प्रतापी होता था, तो वो फिर उन पर कब्जा कर लेता था। इस तरह से प्राचीन भारत में ये फैलाव और सिकुड़न आपको कई बार देखने को मिलेगा। अब उसके बाद अत्यधिक केंद्रीयकृत शासन होता था, कि जो सारी पावर होती थी वो सेंटर के पास ही होती थी। साम्राज्य के जो सम्राट होते थे उन्हीं के पास होती थी और बाकी कोई इतना अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाता था। इसलिए साम्राज्य में, मतलब कनेक्टिविटी नहीं बन पाती थी। और ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, जो बौद्धों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने से ब्राह्मण थोड़ा खफा रहने लग गए थे, कि जब साम्राज्य में बौद्ध धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी तो ब्राह्मण धर्म के लोगों को लगा कि हमारी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो ब्राह्मणों की भी काफ़ी खराब प्रतिक्रिया थी इनके प्रति, इसलिए वो उनसे खिलाफ रहते थे। और करों की अधिकता, जब साम्राज्य में आर्थिक समस्याएं आएंगी तो जनता पर कर बढ़ा दिए जाते हैं और जिससे जनता भी उनके खिलाफ होने लग जाती है। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो गया। अशोक ने जो अपना साम्राज्य का पश्चिमी भाग है वो कुणाल को दिया और पूर्वी भाग दशरथ को सौंप दिया। तो इस तरह से साम्राज्य का विभाजन हो जाने के बाद साम्राज्य में इतनी स्ट्रॉन्गनेस, इतनी कठोरता नहीं रही और वो 2 भागों में बंटने के कारण
काफ़ी पतन के करीब पहुंच गया। मौर्यकालीन प्रशासन कैसा था? तो मौर्यकालीन प्रशासन में सबसे ऊपर केंद्रीय, फिर प्रांतीय, नगरीय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, न्याय प्रशासन और फिर राजस्व और गुप्त व्यवस्था, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं धीरे धीरे। केंद्रीय प्रशासन का जो हेड होता था वो राजा होता था। फिर उसके नीचे प्रांत होते थे, 5 प्रांत थे, उनका मुखिया कुमार कहलाता था। और उसके नीचे डाउन में मंडल होता था, मंडल का मुखिया प्रादेशिक होता था, प्रदेश, मंडल को प्रदेश भी कहते थे। उसके नीचे विषय होता था, जिले, विषय का मुखिया विषयपति कहलाता था। आहार भी इसको कहा जाता था, आहारपति इसको कहते थे मुखिया को। फिर सबसे नीचे जो प्रशासन की इकाई थी वो ग्राम होती थी, गांव, और उसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। केंद्रीय प्रशासन का परिचय प्रमुख राजा को माना जाता था और उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। और मंत्रिपरिषद में जो प्रमुख मंत्री होते थे उनमें से पुरोहित, प्रेस्ट जो धार्मिक अधिकारी होता था वो सबसे प्रमुख होता था। युवराज जो प्रिंस होता था, राजा का पुत्र इसमें ही मोस्टली इंक्लूड होते थे, तो वो होता था। और उसके बाद सेनापति जो कमांडर होता था वो भी प्रमुख मंत्री कहलाता था। इनकी नियुक्ति ऐसे ही नहीं की जाती थी कि किसी को भी उठा के इनकी नियुक्ति कर दी गई। इनकी नियुक्ति के लिए एक उपधा परीक्षण होता था जो जांच के लिए होता था। जांच के बाद ही इनकी उपधा परीक्षण के बाद ही इनकी नियुक्ति होती थी और इनकी नियुक्ति हो गई। अब हमारी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है दोस्तों, चलिए आज हम इतना ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम कौटिल्य का सप्तांक सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे 18वीं क्लास में। ये हमारी 17 क्लास तक वीडियो कंप्लीट हो गई हैं। आप अपनी वीडियोस को कंप्लीट ज़रूर करें, जहाँ से आपने जो वीडियो ना देखी हो हमारे चैनल पर जाकर हमारी वीडियोस को ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और अपनी नॉलेज को धीरे धीरे बढ़ाते रहें। और आपकी जो वीडियोस छूट गई हैं उनको प्लीज़ जाके देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आपको इससे कुछ और उम्मीदें हैं इस वीडियो से तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम इस वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपको क्या इसमें अच्छा लगता है और क्या इसमें बुरा लगता है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम इसको अच्छे से सुधार लें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। आप हमें ऐसे ही प्यार करते रहें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करते रहें। थैंक यू आपके प्यार के लिए, आपके दुआओं के लिए। लर्न ग्रो, learn more, grow more. Thank you. Have a nice day.